Welcome again. Today we are back with another chemistry video. तो बहुत दिनों बाद फिर से वेलकम करता हूँ सभी को जो आज का वीडियो देख रहा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। But before that, we will talk about the identification test of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कैसा है भाई, कैसे पहचानोगे? ठीक है, प्रैक्टिकल अगर करवाया जाता है और आपसे पूछा जाए कि या इस रिएक्शन से आपको एक गैस मिलेगा, इवॉल्व होता हुआ मिलेगा, लेकिन वो गैस कौन सा गैस है? ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ठीक है ना? तो वो गैस कौन सा गैस होगा, इसको पहचानोगे कैसे? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन फॉर CO2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिख दो। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे? ठीक है, तो बहुत पहले हमने बहुत पहले हमने फिज़िकल और केमिकल चेंज वाले एक चैप्टर में जो क्लास 7 में था आई गेस, उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम क्विकलाइम में नहीं, सॉरी जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मतलब लाइम वाटर में या फिर स्लैक्ट लाइम में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करवाते हैं या फिर मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट एज ए वाइट प्रेसिपिटेट एंड अलोंग विथ वाटर। ठीक है, तो इसका मेन प्रोसेस मतलब मेन पॉइंट क्या है इस बात का कि CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर में आप पास करोगे या फिर रिएक्ट करोगे या फिर मिक्स करोगे, तब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मतलब लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब क्या? वाइटिश हो जाएगा। ठीक है ना, वाइट कलर हो जाएगा। लेकिन होता क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे यही रीज़न है कि जब ये रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तब ये एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है एज अ वाइट प्रेसिपिटेट एलोंग विथ वाटर। ठीक है, तो जब भी बोलोगे व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर CO2 गैस, मतलब कैसे पहचानोगे कि वो गैस इवॉल्व जो हो रहा है वो CO2 गैस है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आपको बोलना है, आपको ये बातें याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, टर्न्स लाइम वाटर दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की मतलब वाइट कलर कर देता है। और मिल्की क्यों हो जाता है, रीज़न क्या है? रीज़न इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट PPT, वाइट PPT। और किसका वाइट प्रेसिपिटेट? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, CaCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, जिसके कारण जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है, बिकॉज वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये। ओके, दिस इज़ नथिंग बट ए वाइट प्रेसिपिटेट, दैट्स वाई द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मीन्स टर्न्स वाइटिश। इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर में CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO2 गैस मिक्स करते हैं, रिएक्शन होता है। इसमें होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है एज ए प्रेसिपिटेट, इसलिए नीचे की तरफ एरो होता है एज ए प्रेसिपिटेट। एंड what is the color of this precipitate? It is white. Okay, the color of this precipitate is white. और इसको ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट लिखना है आपको।
वाइट पीपीटी प्लस इसके साथ वाटर भी फॉर्म होता है H2, ठीक है, वाटर भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेन काम कौन कर रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। इस वाइट प्रेसिपिटेट के वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, लाइम वाटर इज इट गेट्स मिल्की। तो ये है हमारा लाइम वाटर CaOH2, ओके, ठीक है भाई। अच्छा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई वो गैस अगर हम किसी गैस को पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो अगर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की हो जाता है उस गैस के रिएक्शन होने के बाद गैस के साथ, तो हमें समझ लेना है कि वो गैस जो है नन अदर दैन कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मात्र गैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की कर देता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक एक्स्ट्रा बातें हम अभी यहाँ पर पढ़ के रखेंगे कि जब हम एक्सेस CO2 को पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सपोज हमारा ऐसा फॉर्म हुआ, ठीक है, मिल्की हो गया, ओके, सोल्यूशन जो है हमारा मिल्की हो गया। अभी उस सोल्यूशन में अगर हम फिर से CO2 ऐड करते हैं तो हमें एक नया रिएक्शन फॉर्म होता है, वो देखेगा, ओके, कैसा है वो देखते हैं। व्हेन एक्सेस, ठीक है, हमारा मर्जी हुआ भाई, हम और भी CO2 ऐड करेंगे, हमारा मर्जी है भाई, ओके। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड द मिल्कीनेस डिसअपेयर। अभी जो है मिल्कीनेस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन कैसे, रीज़न क्या है इसके पीछे, मतलब जो सफ़ेद था ना, अभी सफ़ेद नहीं होता, एकदम डिसअपेयर होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, रीज़न क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल। अभी जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो वाटर सोल्यूबल है, लेकिन हमें पता है कि प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, ठीक है, ओके। लेकिन अभी जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो वाटर सोल्यूबल है, मतलब वाटर के साथ ये सॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ओके। वाटर सोल्यूबल क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, तो क्या समझाया गया है, मतलब अगर मिल्कीनेस होने के बाद, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, मिल्की हो गया सोल्यूशन, फिर से हमने और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, मतलब एक्सेस किया, ठीक है, एक्सेस मतलब ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, मतलब उस कंटेनर के अंदर बीकर हो या किसी भी टेस्ट ट्यूब में हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड देते गए। फिर आफ्टर फ्यू मोमेंट्स या फिर फ्यू मिनट्स आवर्स, जो मिल्कीनेस था उस सोल्यूशन का वो डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और उसकी जगह पर क्या फॉर्म होगा। और ये अच्छा, ये होता क्यों है, रीज़न क्या है भाई, मिल्कीनेस गायब कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें फॉर्म होता है वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। तो ये जो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, तो जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ वाटर सोल्यूबल है, मतलब क्या, डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, और डिज़ोल्व हो गया तो मिल्कीनेस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, बिकॉज मिल्कीनेस करवाने वाला जो सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। जब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था तब मिल्कीनेस था, अभी क्योंकि डिज़ोल्व हो गया है तो वो मिल्कीनेस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्सेस CO2 देने के बाद ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, और इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और वाटर जो फॉर्म हुआ उसमें अगर हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देते गए, ठीक है, एकदम अपने मर्ज़ी से, तब हमें मिल जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो ये वाटर में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है क्या, वाटर सोल्यूबल इसको कहा गया है, ओके। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मैंने बता दी है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, नो डाउट आई गेस, ठीक है। यहाँ पर ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये CO2 का, CO2 गैस का, ठीक है। CO2 गैस क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, और जब उस लाइम वाटर को मिल्की करने वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, उसके वजह से मिल्की हुआ। जब इसमें फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते गए तो वो मिल्कीनेस दूर हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर सोल्यूबल है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, और वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो मिल्कीनेस नहीं रहेगा।
अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको रेडॉक्स क्यों कहा जाता है समझेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले हमें रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन। ओके, रिएक्शन ऐसा है, रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है या फिर हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा साथ ही साथ, ठीक है, दोनों एक साथ ही हो रहे होंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अरे भाई ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, व्हाट्स द थिंग दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। तो देखो भाई, एनसीईआरटी किताब में जो लिखा है उसके बेसिस पे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन का मतलब उसको हम कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लासिकल मतलब क्या, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके रेस्पेक्ट पे हम पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनके बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ में तो आ गया। पहले हम बात करेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। फर्स्ट इज़ आवर क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट रूप से गिवन है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेफिनेशन भी गिवन है। तो यहाँ पर बोला गया है ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, मतलब एनसीईआरटी में जो गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस, ऑक्सीडेशन मीन्स नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन like electronegative atoms or removal of hydrogen, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है, और हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। डेफिनेशन से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर हूँ। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का कुछ ऐड होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन से आपको याद रखना है, ऑक्सी है मतलब क्या, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऐसा कोई याद करके रख सकते हो, ठीक है। ये टेक्निक है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है, ऑक्सीजन एटम ऐड हो सकता है, या फिर कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सीजन का कंपाउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एटम बोला है तो हम सिर्फ एटम की बात करेंगे, ओके। तो ऑक्सीजन एटम ऐड होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एटम ऐड होगा, ब्रैकेट में देखो, और ऑक्सीजन लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मतलब क्या है भाई, मतलब कि ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो एक टेंडेंसी रखते हैं, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि है क्या, इनडायरेक्टली ये मीन कर रहा है नॉन मेटल्स को, समझे? क्योंकि नॉन मेटल्स वैसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, टेंडेंसी रखते हैं क्या करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, पाने का, ओके, इलेक्ट्रॉन को पाने का, ओके।
और इलेक्ट्रॉन जब वो पाते हैं तो मान लेते हैं एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है 18, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब क्या, वो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सपोज उसके पास और भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो 19 हो जाएगा। ओके, 19 इलेक्ट्रॉन। और मान लेते हैं प्रोटॉन है उसके पास 18। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन 19 है, प्रोटॉन है 18, तो किसका पावर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका संख्या ज़्यादा है। तो चार्ज भी क्या होगा? चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब तुम इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, उस एटम में उसका संख्या बढ़ जाएगा प्रोटॉन से, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, तो नंबर ज़्यादा हुआ तो जिसका नंबर ज़्यादा उसका नंबर क्या होगा? चार्ज, तो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बोला गया है नेगेटिव, ठीक है, उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। तो ऑक्सीजन भी क्या करता है? ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है मतलब क्या कि उसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब क्या? उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा उस एटम में, और इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया मतलब क्या कि चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है। और अगर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा होता तो पॉजिटिव चार्ज होता। ओके, और पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा किस में होगा? मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स का टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आर्गन कार्बन, इसके बाद आयोडीन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद क्या 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 हो सकता है, सल्फ़र, ठीक है। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बिकॉज उनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमेशा ऑक्सीजन ही ऐड होगा। ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मतलब क्या, नॉन मेटल्स के एटम्स भी अगर ऐड होते हैं तब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर ऐसा देखने को मिला कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, अगर देखा कि रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स रिमूव हुए हैं। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब किसको मीन किया गया है? मेटल्स को। देखो भाई, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी ये मेटल्स की तरह एक्ट करता है। इसका एक टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक मेटल्स, मतलब कि ये नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये मेटल्स की तरह इसका चाल है इसका, ठीक है। और मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 18 और प्रोटॉन्स का नंबर है सपोज 18। इलेक्ट्रॉन लूज़ किया मतलब क्या? 18 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 17, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 17, प्रोटॉन्स का नंबर है 18, तो मेजॉरिटी में कौन है? प्रोटॉन्स। तो चार्ज क्या होगा? ओवरऑल चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। और मेटल्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें पता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे मतलब मेटल के एटम्स, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मरकरी, जिंक, निकेल, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मतलब ऐसे टाइप के जो एटम्स होंगे अगर वो रिमूव हो जाते हैं रिएक्शन से, ठीक है, मतलब रिएक्शन के बाद देखा कि नहीं रहे, वो इनके एटम्स जो है वो नहीं रहे, गायब हो गए, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का 2 पार्ट है। क्या? अगर ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन जैसे एटम्स ऐड हुए तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे एटम्स रिमूव हो गए तब भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओके भाई, समझ में तो आ गया। फॉर एग्जांपल देखो, ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके नाइस। देखो कार्बन, यहाँ पर कार्बन अकेला है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखो कार्बन के साथ कौन ऐड हो गया है? ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कार्बन अकेला है, एलोन है, सिंगल है, लेकिन राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये एक मिंगल हो जाता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ है? ज़रूर हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुआ है। अच्छा भाई, समझ में आ गया।
अभी देखो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन O2 है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन O2 है। ओके, ऑक्सीजन O2 है, लेकिन समझ में कैसे आएगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है? ओके, अभी क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन एटम ऐड हुआ है, इसलिए ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन वाला एक एग्जांपल दिया। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, हीट देने के बाद, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो भाई, मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। मेटल या लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, देखो सिंगल है लौंडा। राइट हैंड साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में देखो, मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन आ चुका है। ओके, एक ऑक्सीजन आ चुका है, मतलब मैग्नीशियम के साथ पहले तो सिंगल था, अभी मैग्नीशियम क्या बन गया है? मिंगल बन गया है। कैसे? क्यों? बिकॉज मैग्नीशियम के साथ अभी क्या आ चुका है? ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है भाई। अभी हम रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं भाई, क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन क्या है, आइए समझते हैं। रिडक्शन मतलब इसका उल्टा। रिडक मतलब क्या? रिड्यूस। ठीक है, रिडक्शन से आपको याद रखना कि रिड्यूस। ओके, अभी रिड्यूस कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। ओके, तो रिडक्शन में याद रखना है कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस मतलब रिमूव। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो रिडक्शन मीन्स इट इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, या फिर अगर एडिशन होता है किसका? हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कोई भी मेटल का एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, तब हम कहेंगे रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन से याद रखना है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस, मतलब क्यों कह सकते हो कि कम हो जाना। रिमूवल भी ऐसे याद कर सकते हो, रिडक्ट मतलब रिड्यूस या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस। और ऑक्सीजन रिमूव हुआ मतलब क्या? ऐड होगा हाइड्रोजन। ठीक है, बस उल्टा होगा। ऑक्सीडेशन में ऐड हो रहा था ऑक्सीजन, रिमूव हो रहा था हाइड्रोजन। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस होगा या फिर रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, बस उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। C2H4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स। ठीक है, हमने एक कैटलिस्ट यूज़ किया है, निकल। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब क्या? जो रिएक्शन के स्पीड को घटाए या फिर बढ़ाए। तो रिएक्शन का स्पीड घट भी रहा है, बढ़ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कैटलिस्ट का काम है घटाना या फिर बढ़ाना स्पीड को। ठीक है ना? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। तो देखो, C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने क्या पढ़ा था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब क्या? नॉन मेटेलिक एटम्स। और नॉन मेटेलिक एटम सबको कौन से दिख रहे हैं? कार्बन। तो अगर कार्बन का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि अगर रिडक्शन हुआ है तब हम कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है, अगर कार्बन का रिमूव हुआ है तो वो। ठीक है, और अगर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि फिर भी हमारा रिडक्शन हुआ है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस होने से भी रिडक्शन हम कह सकते हैं। तो देखो भाई, C2 यहाँ पर भी C2 है, यहाँ पर भी C2 है, तो दोनों तो बराबर है। तो C2 से हम कुछ ऐसा हमें डिफरेंस तो देखने को नहीं मिल रहा है। अभी यहाँ पर भी C2 है, यहाँ पर भी C2 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। फिर देखते हैं हाइड्रोजन का क्या कमाल है।
देखो हाइड्रोजन यहाँ पर H2, यहाँ पर H6 है। ओके, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H6 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रिडक्शन हुआ है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है? जी हाँ, ये आँखों के अंदाज से आप इसको कह सकते हो। ओके, मैं ऐसा मतलब आँखों के अंदाज से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई हाइड्रोजन जो है ऐड हुआ है, तभी तो ये H6 हुआ है। ओके ना, तो हाँ कह सकते हैं भाई हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। लेकिन हमेशा क्लासिकल कंसेप्ट यूज़ नहीं होगा, कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें क्लासिकल कंसेप्ट का कोई यूज़ ही नहीं होगा, मतलब अब क्लासिकल कंसेप्ट यूज़ करके कुछ पता नहीं लगा पाओगे कि रिडक्शन हुआ या फिर ऑक्सीडेशन। तब हम यूज़ करेंगे पता है क्या, तब हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कोई डाउट होगा नहीं आपको। देखो इसमें भी ठीक से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे भाई ये रिडक्शन हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। हमने तो अभी बोला कि यहाँ पर H2 था, H6 था, नहीं कभी कभी ऐसा होता नहीं है भाई, कभी कभी ऐसा होता नहीं है। ओके, तो इससे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, इसलिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट्स यूज़ इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये कैसा है भाई, आइए समझे। इसमें ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन और चेंज है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है उस रिएक्शन का, ठीक है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन घटेगा। ओके, तो सपोज मान लेते हैं जिंक सॉलिड है, जिंक से हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया। तो हमें पता है कि जिंक जो है, अगर हम जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं तो जिंक का आयन बन जाता है, जिंक आयन Zn2+, ठीक है। ऑक्सीडेशन चार्ट नंबर में मैंने आपको बताया था क्लास 9 के वीडियो में, आपको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर चार्ट दे दिया है, +1 +2 -1 -2 सबको दे दिया। तो जब हम जिंक सॉलिड से, ठीक है, ये जिंक जो है एटम है, ठीक है, ये एटम है, इससे इस एटम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया, मतलब इसने लॉस किया है। ओके, इसने क्या किया, किसी को दान कर दिया, ठीक है, दान कर दिया। तो दान करने के बाद ये बन जाएगा आयन, Zn2+ आयन। ओके, ये आयन बन गया और ये बन जाता है एक्वस, ठीक है। आयन जब बनता है तब एक्वस बन जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है या नहीं, बताओ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तब आपको समझ जाना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। आई नो कि क्लियर नहीं है आपको, क्योंकि देखो भाई ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। फिर अच्छा, और एक बात, इसको ऐसे लिखा नहीं जाता है, ठीक, जैसे मैंने आपको लिखा है, अब देखो Zn ऐसा नहीं लिखा जाता। साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेगेटिव को ऐसे लिखा, देखो Zn(S), इसको ऐसे एरो दिया, फिर यहाँ पर Zn2+ एक्वस में है +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर ये 2 प्रोटॉन्स हैं, 2+ मतलब क्या, प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तो प्रोटॉन्स 2 ज़्यादा है, प्रोटॉन्स इज़ 2 मोर, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ 2 मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से प्रोटॉन्स का नंबर 2 ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं प्रोटॉन्स का नंबर है 18 और तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा इसके 2 कम, मतलब 16। ओके, लाइक दिस। तो जब हम अभी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन्स, दोनों का सेम है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि प्रोटॉन्स का भी नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर सेम है, तो चार्ज किसी का भी नहीं होगा, ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज 0, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा, तब ये फिर से बन जाएगा अपना एटम बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज एटम इज़ न्यूट्रल, ठीक है, एटम इज़ न्यूट्रल, बेसिकली न्यूट्रल होता है। ओके,
तो साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, इसलिए ये माइनस ना देकर इसको ऐसे लिखा जाता है। बस इसको बस उठाकर इस तरफ भेजा गया, और इस तरफ भेजोगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने इक्वेशन में पढ़ा था मैथमेटिक्स में, है ना। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। समझाने के लिए मैंने आपको पहले ऐसा वाला लिखा था, फिर इसको ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो होगा ऑक्सीडेशन। अभी देखो कैसे पता चलेगा कि लॉस हुआ है या फिर गेन। मुझे बताओ, Zn जो है ये एक एटम है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ, मान लेते हैं इतना एटम इलेक्ट्रॉन है, इतना प्रोटॉन है, ओके। तो एज्यूम करते हैं इतना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो मैंने आपको क्या बोला था, ओवरऑल चार्ज क्या होगा, ओवरऑल चार्ज क्या होगा, किसके मेजॉरिटी में कौन है, कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज होगा 0। मतलब Zn का चार्ज है 0। लेकिन यहाँ पर देखो Zn 2+ है, Zn 2+ है। मुझे बताओ 2+ का मतलब क्या होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, नहीं बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना तो 2+ हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का सपोज 18 है और प्रोटॉन से हो गया सपोज 20, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 कम है। मतलब चार्ज मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में प्रोटॉन है, और कितना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 2 ज़्यादा है, बिकॉज 18 + 2 20, तो 2+ हुआ, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले, ठीक है, पहले जो है, पहले का चार्ज जो है वो 0 था, ओके, पहले का चार्ज जो है वो 0 था। अभी का चार्ज कितना है, 2+ है, अभी का चार्ज है 2+, और 2+ कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, है ना। 2+ कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा प्रोटॉन से, और मेजॉरिटी में कौन आ जाएगा, प्रोटॉन्स, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तभी तो 2+ आया है। तो हमें समझ जाना है कि 0 से 2+ आना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना, ओके। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2- हो गया किसी तरह से, ओके, माइनस होगा नहीं नो, अगर 2- हो जाता है मतलब क्या, गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। कैसे, अरे भाई कैसे बताओ, गेन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर 20 है और प्रोटॉन्स का नंबर 18 है, तो मेजॉरिटी में कौन है बेटा, मेजॉरिटी में है अपना इलेक्ट्रॉन, और कितना ज़्यादा है प्रोटॉन से, 2 ज़्यादा है, इसलिए 2-। चार्ज क्या होगा, माइनस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, तो चार्ज तो नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीडेशन होगा, नहीं, ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट विल बी, इट विल बी रिडक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट, आई होप भाई आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा और गेन। तो यहाँ पर ऐसे लिख के रख सकते हो कि इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 2+ है, और 2+ होना मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, तो माइनॉरिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और मेजॉरिटी में कौन आ जाएगा, प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज आएगा पॉजिटिव, ओके। दिमाग में अच्छे से घुसाओ, अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचो, सोच के बताओ कि प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो, ओके। तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अपना रिडक्शन, ठीक है। देखते हैं कैसा, एग्जाम्पल से देखेंगे। Cu2+ एक्वस, ये होगा ऐसा, ओ सॉरी, +2 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके हमें मिलेगा कॉपर, ऐसे सॉलिड मतलब एटम, ओके। देखो यहाँ पर कॉपर का चार्ज कितना होगा, वो बता सकते हो, 0। क्यों भाई, बिकॉज ये एक न्यूट्रल एटम है, नॉर्मल एटम है, और नॉर्मल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, तो ओवरऑल चार्ज किसका होगा, ओवरऑल चार्ज जो होगा वो किसी का नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस, मतलब 0। तो इसका चार्ज तो भाई 0 है, ओके ओके, समझ में आ गया। अभी देखो इसमें Cu2+ है भाई, Cu2+ है। Cu2+ का मतलब क्या हुआ, Cu2+ का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लेकिन हमें तो ये तो रिडक्शन ही हुआ फिर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन है।
ये बस मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा मैंने आपको बोला, ठीक है। लेकिन नहीं 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 बेटा, आपने फिर से गलती कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2+ है, राइट हैंड साइड में देखो 0 है। 2 से 0 हुआ है मतलब क्या हुआ, घटा होगा। ओके 2 से अभी चार्ज हो चुका है 0। समझो, पहले चार्ज 2+ था, 2+ होने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम था, इलेक्ट्रॉन्स 18 तो प्रोटॉन्स इससे 2 ज़्यादा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में था इलेक्ट्रॉन 18 इसलिए प्रोटॉन्स मेजॉरिटी में थे, 2+ आया। लेकिन राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, फिर से 0 हो गया। और 0 कब होता है बेटा, 0 तब होता है जब ये एटम बन जाता है, मतलब न्यूट्रल एटम बन जाता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर सेम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। फिर से समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम था तभी चार्ज मेजॉरिटी में प्रोटॉन आया। फिर राइट हैंड साइड में चार्ज 2+ से 0 हो गया। और 0 कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसे होगा, फिर से गेन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना है, प्रोटॉन्स का नंबर इतना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो गया। और सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम होने के लिए ये मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 18 थे, यहाँ पर 20 हो चुका है। कैसे, तो मुझे बताओ 18 से 20 हुआ है मतलब प्लस हुआ है, मतलब गेन हुआ है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऐसे समझ सकते हो आप, पहले +2 था अभी 0 हो गया है। मकसद मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ज़रूर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, तभी तो प्रोटॉन्स का मेजॉरिटी नहीं रहा। अभी मेजॉरिटी में कौन है, कोई नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मतलब ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन, तभी जाकर नेट चार्ज 0 हुआ। नहीं तो पहले तो नेट चार्ज 2+ था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम था, अभी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तभी तो नेट चार्ज 0 है। समझे बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना मतलब क्या, रिडक्शन है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल गलत नहीं था। यहाँ पर 0 से 2+ हुआ है ना, 0 से 2+ हुआ है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2+ से 0 हुआ है, चार्ज 2+ से 0 होना मतलब क्या, ज़रूर ना ज़रूर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तभी तो मेजॉरिटी में था प्रोटॉन, अभी मेजॉरिटी में कोई नहीं है, ज़रूर इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम हुआ होगा। और सेम होगा कैसे भैया, सेम तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। और सेम कैसे होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, है ना। ओके, तो आई होप आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में। ओके अच्छा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ये कैसा है समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज़ दिस थिंग, अभी ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आइए देखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ होगा। अभी भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आइए देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ओ सॉरी, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, रुको आइए भाई, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओके हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा तब समझ जाना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल की तरफ ZnS, तो ये होगा Zn2+ एक्वस में +2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, इसका चार्ज कितना है 0,
इसका चार्ज कितना है 2+, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है। तो 0 और 2 में से क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ है। 0 से 2 जाने के बाद क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना, तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसा भी कंसेप्ट है भाई, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट है। मतलब क्लासिकल कंसेप्ट काम नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट काम आकर अपना जलवा दिखा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका चार्ज 0 था, अब इसका चार्ज 2+ है, ठीक है, मतलब क्या इंक्रीज़ हुआ है। 0 से 2 मतलब क्या, इंक्रीज़ होना, और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेशन। बस सिंपल है, सिंपल। आइए फिर और रिडक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन मतलब डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ होगा, ठीक है, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि सेम एग्जांपल लूँगा, ऐसा Cu2+, ये एक्वस में है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cus। देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला था, इसका चार्ज 0 है ना। ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज था 2+, अभी राइट हैंड साइड में हो चुका है 0। 2 से 0 हुआ है मतलब क्या, डिक्रीज़ हुआ है। 2 से 0, 2 इसके बाद 1 इसके बाद 0 हुआ है ना, मतलब घटा है। और घटना मतलब क्या, डिक्रीज़, और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन होगा मतलब रिडक्शन, बस और कुछ नहीं है। समझाने वाली बातें कुछ है नहीं यहाँ पर। ओके ओके, अभी इसका चार्ज 0 क्यों है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये बंदा अकेला है, ये एक एटम है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड होता तो हो जाता, और ये आयन है, ये आयन है। तो रिडक्शन का मतलब होगा डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ऑक्सीडेशन। ये था ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है कि रिडक्शन हुआ है, कहाँ पर क्या रिडक्शन हुआ है और कहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, Al2Al plus 3ZnCl2 gives reacts to give 2AlCl3 plus 3Zn। बताओ किसके साथ किसका, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप देख सकते हो। देखो भाई, क्लासिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ है नहीं। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ है नहीं, लेकिन आप वैसे कर सकते हो कि भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स अगर होता है तो रिडक्शन, और अगर अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स देन इट विल बी ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन जैसे एटम्स तो ऑक्सीडेशन, और अगर रिमूव हो गया ऑक्सीजन जैसे एटम्स तो रिडक्शन। तो देखो भाई, Al है, ये एक हाइड्रोजन जैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में Al अकेला है, राइट हैंड साइड में Al के साथ Cl आ चुका है, ठीक है। एंड Cl इज़ व्हाट, Cl इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इट इज़ ए नॉन मेटल, ठीक है। अभी कैसे समझे भाई कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हुआ है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर Al अकेला था, Al के साथ अभी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटेलिक एटम ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ नथिंग बट व्हाट, ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको इसको और भी कंफर्म करने के लिए क्या करना है, आप देखो मैं कैसे कर बताऊँ। हमें तो पता चल गया कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। तो ये तो ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें देखो ZnCl2, ओके, और राइट हैंड साइड में सिर्फ Zn। तो यहाँ पर ये Cl2 के साथ था, और Cl क्या है, Zn एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बिकॉज मेटल है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर Cl और हमें नहीं दिख रहा है, तो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जस्ट लाइक ऑक्सीजन। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ओके ना। और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, बस।
लेकिन इसको और भी कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मुझे बताओ Al के साथ कुछ और है क्या, नहीं है, तो Al एक एटम है और एटम का ओवरऑल चार्ज कितना होता है, हमें पता है 0 होता है। ओके, अभी ये कंपाउंड है, देखो Zn और Cl2 दोनों कंपाउंड है, तो हमें पता है कि एक Cl एटम का चार्ज कितना है, बता सकते हो। 1 Cl एटम का चार्ज होता है Cl माइनस, मतलब 1 माइनस। ओके, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स का कितना होगा, 2 इंटू -1 मतलब क्या, -2, या फिर 1 -2। ओके, तो इसका चार्ज हो गया -2, ठीक है। अब इसका चार्ज -2 होने से इसका चार्ज कितना होगा, Zn का चार्ज कितना होगा, ओके ना, Zn का चार्ज कितना होगा। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट में पढ़ा था कि Zn आयन का जो चार्ज होता है वो होता है 2+, ओके 2+। तो Zn का चार्ज 2+ और क्लोराइड Cl2 का चार्ज है -2 या फिर 2-, ओके -2 या फिर 2-, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2-। ओके, फिर यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन कंपाउंड में है, मतलब इनका भी चार्ज कुछ होगा। क्लोरीन का एक एटम का चार्ज कितना है, -1। यहाँ पर 3 एटम्स हैं, तो 3 क्लोरीन एटम का चार्ज कितना होगा, 3 इंटू -1 मतलब -3 या फिर 3-, इसका चार्ज है 3-। और एल्यूमिनियम का हमें पता है चार्ज कितना होता है 3+, हमें ऑक्सीडेशन चार्ट नंबर से पता चल गया। यहाँ पर Zn अकेला है, और अकेला मतलब क्या, एटम है, और एटम का ओवरऑल चार्ज कितना होता है 0। अभी कंपैरिजन करो, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज और राइट हैंड साइड में चार्ज का कंपैरिजन करो। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम का चार्ज 0 था, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हुआ है। और ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ होना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, बस खेल ख़त्म। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। फिर जिंक देखो, यहाँ पर इसका चार्ज 2+ है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चार्ज 0 है। यहाँ पर 2+ था, यहाँ पर 0 है, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ हुआ है, मतलब इट इज़ नथिंग बट रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ व्हाट, रिडक्शन। देखो यहाँ पर Cl का चार्ज यहाँ पर -2 था, यहाँ पर Cl का चार्ज -3 है। ओके, तो -2 बड़ा है या -3, तो आप बोलोगे -2 बड़ा है। ओके, -2 बड़ा है, ओके -2 बड़ा है, लेकिन हमें अभी -2 का देखना नहीं है, ठीक है, ये हमें देखना नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जिंक से Al से हमें बातें करने हैं, ठीक है। Al का हमें कंपैरिजन करना है, Cl का हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा। यहाँ पर जिंक का चार्ज 2+ है, यहाँ पर जिंक का चार्ज 0 है, मतलब डिक्रीज़ हुआ है चार्ज। चार्ज डिक्रीज़ मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़, और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ मतलब रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आई प्रीफर कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से और भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन, क्योंकि क्लासिकल कॉन्सेप्ट से कभी कभी आपको कन्फ्यूजन रहता है। ओके, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके ना। अभी मैं आपको एक ऐसा बात बताऊंगा कि लिखना कैसे, एग्ज़ाम में क्या लिखना है। हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड वाला लिखो, हमेशा। देखो Al का क्या हुआ है, Al का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसा लिखना है, तो देखो ऐसे लिखोगे, Al हैज़ बिन ऑक्सीडाइज, हैज़ अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हैज़ अंडरगॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड वाला लिखना है। और किसका रिडक्शन हुआ है, ZnCl2, है ना, ZnCl2 हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन। हमेशा याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड का हमेशा लिखना है, राइट हैंड साइड का नहीं, हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन, ठीक है, ओके। तो Al का ऑक्सीडेशन हुआ और ZnCl2 का रिडक्शन हुआ,
ओके, ऐसा नहीं लिखना है कि भाई Zn का रिडक्शन हो गया, Zn का सिर्फ रिडक्शन हुआ और AlCl3 का ऑक्सीडेशन हुआ, ऐसा नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है, जो चीज़ लिखा है उसी को आपको लिखना है। अभी Al का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, तो आपको Al लिखना है ऐसा। यहाँ पर ZnCl2 का रिडक्शन हुआ है तो ZnCl2 लिखना है, ऐसा नहीं कि Zn लिख देना है। ओके, ये गलती मत करो। अभी हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में होता क्या है। हम तो कह देते हैं भाई ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन एक्चुअली में इसका डेफिनेशन क्या है, आइए जानते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नथिंग बट द रेसिडुअल, इट इज़ द रेसिडुअल चार्ज that develops or appear to develop on an atom when all the other atoms bounded to it are separated as ions in such a way that the electrons are shifted to the more electronegative एलिमेंट। देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन है द रेसिडुअल चार्ज that develops or appear to develop on an atom when all the other atoms bounded to it are separated as ions in such a way that the electrons are shifted to the more electronegative element। इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फॉस्फोरस क्लोराइड PCl3, ओके, PCl3। तो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, ये P है, ये Cl, फिर यहाँ पर ऐसे करके एक बॉन्ड होता है लाइक दिस, यहाँ पर एक Cl और फिर नीचे भी एक Cl होता है। ओके, तो PCl3 को कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो देखो क्या होता है, ये कुछ एडवांस बातें हैं, ठीक है। देखो, फॉस्फोरस और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो फॉस्फोरस से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर, देखो यहाँ पर लिखा है दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। तो फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास। ओके, अगर फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है तो क्लोरीन का चार्ज हो जाएगा -1। क्यों? बिकॉज क्लोरीन पहले एक एटम था, ओके, और एटम का ओवरऑल चार्ज होता है 0। अभी क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। तो मेजॉरिटी में कौन आएगा, मेजॉरिटी में आएगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज हो जाएगा अपना क्या, नेगेटिव चार्ज। और एक चार्ज है 1 यूनिट चार्ज होगा क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, है ना, तो -1 होगा। अभी देखो, फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब क्या, प्रोटॉन का नंबर प्रोटॉन मेजॉरिटी में आ जाएगा
तो प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन्स मेजॉरिटी में आ जाएंगे बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, और कितना इलेक्ट्रॉन गया है, एक इलेक्ट्रॉन गया है मतलब 1+ होगा इसका चार्ज। तो फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज होगा 1+, ठीक है। अभी फिर से फॉस्फोरस से और एक बार इस तरफ गया है क्लोरीन की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आया है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब क्या, इसका चार्ज हो जाएगा -1 बिकॉज इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो चुका है अभी क्लोरीन में। इसके बाद फॉस्फोरस से एक एटम चला गया है फिर से, तो फॉस्फोरस का चार्ज हो जाएगा फिर से +1, ठीक है, फॉस्फोरस का चार्ज हो गया फिर से +1। अभी फिर से फॉस्फोरस से एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले क्लोरीन के पास, तो इस वाले क्लोरीन का चार्ज हो जाएगा -1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा इस वाले क्लोरीन का, ठीक है। अभी क्योंकि फॉस्फोरस से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया है क्लोरीन के पास, तो इसका चार्ज हो जाएगा फिर से +1, ठीक है। तो फॉस्फोरस का जो चार्ज है यहाँ पर Cl यहाँ पर 3 है, ओके, तो Cl यहाँ पर 3 है, तो Cl का चार्ज क्या है, Cl का चार्ज तो यहाँ पर है -1 -1 -1, ठीक है, मतलब 3 -1 है, तो -1 -1 -1 हो गया -3, ओके नाइस, ओके। और फॉस्फोरस का चार्ज कितना होगा +1 +1 +1 मतलब +3, ओके +3, तो इसका चार्ज है -3, इसका चार्ज है +3। लेकिन मैंने आपको क्लास 9 में एक ऑक्सीडेशन नंबर चार्ट दिया था, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि फॉस्फाइड जो कि P है उसका चार्ज होता है P3-, लेकिन यहाँ पर P3+ है। लेकिन ये कैसे, यहाँ पर प्रश्न आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को इसीलिए वैलेंसी से डिफरेंट माना गया है। क्यों, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर का जो चार्ज है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वैलेंसी से अलग है, ठीक है। क्यों अलग है, बिकॉज वैलेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड रहता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी किसी भी आयन का, आयन का नहीं बोलूँगा, कंपाउंड का बोलूँगा, ठीक है। वैलेंसी जो होगा कंपाउंड एलिमेंट, हाँ एलिमेंट बोल सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का जो वैलेंसी होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अगर 2+ हुआ तो 2+ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पर पहले फॉस्फाइड का था P3-, अभी फॉस्फाइड का यहाँ पर 3+ है, तो चेंज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का ये रूल है कि ये चेंज हो जाता है, ये फिक्स्ड नहीं रह पाता, ओके। तो ऐसे हमेशा हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर Zn 2+ है ना, तो कभी कभी Zn का चेंज भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर Cl3- था, एल्यूमिनियम 3+ है, तो माइनस हो भी सकता है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा +3 ही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज हो सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड ये वेराई करता है। और एक एग्जांपल, सपोज NH3 एमोनिया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये बीच में नाइट्रोजन और इसके साइड में हाइड्रोजन, ओके, 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 दिया हमने। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 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 ओके, ठीक है। अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्चुअली नाइट्रोजन है, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके। तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्या होगा कि यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे देख सकते हो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे, ओके। तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, तो नाइट्रोजन ने क्या किया है, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा -1 बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया। अभी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसका प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो इसका चार्ज हो जाएगा +1, ठीक है। सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, ठीक है, जिससे कि नाइट्रोजन ने फिर से एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया। और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, मेजॉरिटी में प्रोटॉन आ गया, तो इसका चार्ज हो जाएगा +1, ओके। फिर से सिमिलरली इस वाले हाइड्रोजन से भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा नाइट्रोजन की तरफ।
आने के बाद नाइट्रोजन का चार्ज हो जाएगा -1 बिकॉज इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन ने लूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, प्रोटॉन्स मेजोरिटी में है, इसलिए यहाँ पर होगा +1। ओके, इसका चार्ज होगा +1। अभी देखो हाइड्रोजन का जो चार्ज है यहाँ पर कितना है, +1 +1 +1 मतलब क्या, +3। ओके, +3 या फिर 3+। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नाइट्रोजन का कितना है, -3 सॉरी -1 -1 -1 मतलब क्या, -3 या फिर 3-। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा नहीं है कि हमेशा नाइट्रोजन N का जो है, नाइट्राइट कहते हैं इसको हम, नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 3- होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 3+ भी हो सकता है बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। ओके एक और एग्जांपल, जैसे कि NF3 ओके, तो इसको ऐसे लिखा जाता है like this। ओके अभी नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खींचा चला जाएगा, तो फ्लोरीन का चार्ज हो जाएगा -1 और नाइट्रोजन का हो जाएगा +1। ओके, समझ में आ गया। फिर नाइट्रोजन से फिर से एक और एटॉम फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फ्लोरीन का चार्ज हो जाएगा -1 और फिर नाइट्रोजन का चार्ज हो जाएगा +1। फिर से नाइट्रोजन से एक और एटॉम जाएगा फ्लोरीन की तरफ, अट्रैक्ट होगा, तो फ्लोरीन का चार्ज -1 और नाइट्रोजन का चार्ज +1। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अभी मुझे बताओ यहाँ पर फ्लोरीन का चार्ज कितना है, -1 -1 -1 मतलब -3 या फिर 3-। और नाइट्रोजन का कितना है, +1 +1 +1 मतलब +3। अब देखो डिफरेंस, यहाँ पर N का चार्ज 3- था, यहाँ पर N का चार्ज 3+ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कभी फिक्स्ड नहीं रहता। तो हम गारंटी से नहीं ये यूज़ नहीं कर सकते हैं कि N हमेशा 3- होगा। ठीक है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा हम कोई एश्योरिटी नहीं दे सकते, एश्योरेंस नहीं दे सकते। ओके, अच्छा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, क्योंकि अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोले कि भाई ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तुम्हें बताना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब तुम जिसका चार्ज लिखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, अगर वो गलत हो गया तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो तब क्या करोगे, देखो। अच्छा, और एक बात जो मैं आपको बताया अभी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है और वैलेंसी में डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर वेराइज, इट चेंजेस। ऑक्सीडेशन नंबर वेराइज फ्रॉम, वेराइज या फिर कह सकते हो डिफर्स फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज होता है, लेकिन वैलेंसी कंपाउंड टू कंपाउंड चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। इट वेयरएज वैलेंसी रिमेन्स फिक्स्ड। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, अगर डिफरेंस आता है तो हमें एक और डिफरेंस मिल गया है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में। ओके, पहला डिफरेंस क्या था कि ऑक्सीडेशन नंबर का चार्ज होता है, वैलेंसी का कोई चार्ज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 2+ हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन वैलेंसी सिर्फ 2 होगा। ओके, ये पहला डिफरेंस था। और सेकंड डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है कंपाउंड टू कंपाउंड, लेकिन वैलेंसी ऑलवेज फिक्स्ड। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा हूँ रूल्स टू मेमोराइज आवर ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू कैलकुलेट, मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर ये देख कर बता दिया कि यहाँ पर एज का
ऑक्सीडेशन नंबर 3+ होगा और N का -3। लेकिन आपको पता भी तो रहना चाहिए ना कि कौन सा वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाकर फिर बता पाऊँगा, है ना। इसीलिए कुछ रूल्स हैं, इसको आप याद रखोगे तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ओके, ऑलवेज +1। लेकिन कुछ केसेस में -1 भी होता है, एक्सेप्ट एल्कालाई मेटल हाइड्राइड्स। एल्कालाई मेटल हाइड्राइड्स मतलब दिखाता हूँ कैसा होता है। हाइड्राइड्स जैसे कि दैट इज़ रुको मैं इसको डिफरेंट इंक से लिखता हूँ। सोडियम हाइड्राइड, यहाँ पर इसका H1- है, और पोटेशियम हाइड्राइड KH- है, ठीक है। लेकिन बाकी जितना भी होगा सब में आपको ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का 1 ही लेना है, +1। सिर्फ एल्कलाई मेटल हाइड्राइड्स में NaH देख सकते हो, NaH जब होगा तब हाइड्रोजन का -1 होगा, ओके, ये ऐसा याद रखना है, KH-1, ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखना है और कुछ नहीं, और कुछ मैं बोलूँगा भी नहीं, ठीक है, बस इतना। फिर रूल नंबर 2 ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का हमेशा -2, ऑक्सीजन ऑलवेज, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 या फिर 2- या फिर -2 लिखता हूँ एक्चुअली, -2 एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड्स जैसे कि पेरोक्साइड्स में होता है -1, जैसे कि H2O2, इसमें O2 का -1 है, ठीक है, अरे सॉरी, ऑक्सीजन का यहाँ पर -1 है, ओके। और क्या है, हाँ, और है, और इन फ्लोराइड्स, सॉरी ऑक्सीफ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स में क्या होगा, +2, ठीक है। ऑक्सीफ्लोराइड्स में +2 जैसे कि OF2, यहाँ पर O का जो है वो +2 है, ओके। मतलब ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन पेरोक्साइड में इसका -1 हो जाता है और ऑक्सीफ्लोराइड्स में इसका +2 हो जाता है, ठीक है, मतलब चेंज हो जाता है। लेकिन नेचुरल जनरल केस में हमेशा -2, एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, लेकिन जनरल केस में हमेशा -2। तो हमेशा आपको -2 ही यूज़ करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऐसा कुछ दिखेगा पेरोक्साइड वेरोक्साइड ऑक्सीफ्लोराइड, तब जाके हम चेंज हो जाएगा, है ना। नाउ थर्ड रूल, एल्कालाई मेटल्स, एल्कालाई मेटल्स जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, और क्या है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ओके। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एल्कलाई मेटल्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ओके। एल्कलाई मेटल्स का हमेशा वैलेंस नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, हमेशा, ऑलवेज। फिर फोर्थ, एल्कलाई अर्थ मेटल्स, ओके। एल्कलाई अर्थ मेटल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। ये सब है एल्कलाई अर्थ मेटल्स और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2, हमेशा +2, ओके, ऑलवेज, नो एक्सेप्शन, ठीक है। आपको बस इसको याद रखना है। और फिफ्थ, हेलोजेंस जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों के चारों को कहते हैं हम हेलोजेंस। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1, ठीक है, ऑलवेज -1, ठीक। जब भी इन चारों में से दिखेगा कोई भी आपको हेलोजन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको -1 यूज़ करना है।
वैसे ही अगर ऐसा कुछ दिखे आपको हमेशा +2 यूज़ करना है, इसका अगर कुछ दिखे तो हमेशा +1 यूज़ करना है. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर. नंबर 6th रूल इज़ ओवरऑल चार्ज शुड बी 0. ओवरऑल चार्ज शुड बी 0. शुड बी 0. ठीक है, ओवरऑल चार्ज जो होगा वो 0 होना चाहिए. ठीक है, समझ में तो कुछ आया होगा नहीं, लास्ट वाला समझाता हूँ. देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल KMnO4. ठीक है, आपको Mn का मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. कैसे निकालोगे? ओके, कैसे निकालोगे मुझे बताओ. ऑक्सीजन का कितना होता है हमेशा? -2. पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम है एल्कलाई मेटल, और एल्कलाई मेटल का हमेशा +1. इसको Mn को हमने x मान लिया. ओके तो देखो ऐसे होगा. पोटेशियम का तो +1 ऑलवेज, Mn का x मान लिया, और ऑक्सीजन का कितना होता है? हमेशा -2. तो इसको ऐसे लिखो. यहाँ पर पोटेशियम के कितने एटम्स हैं? एक एटम है, तो ओनली 1. प्लस मैंगनीज के कितने एटम्स हैं? ओनली 1. और इसको हमने क्या माना था? x, तो x प्लस ऑक्सीजन का कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं, और हर एक एटम का, एक ऑक्सीजन एटम का चार्ज है -2. 4 ऑक्सीजन एटम्स का चार्ज कितना होगा? 4 × -2 मतलब -8. तो 4 ऑक्सीजन एटम्स का चार्ज होगा 4 × -2. और मैंने आपको क्या बोला था? ओवरऑल चार्ज शुड बी 0. तो दिस विल बी इक्वल टू 0. ओवरऑल चार्ज होना चाहिए 0. इट इम्प्लाइज 1 + x - 8 = 0. यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा +7. हमेशा याद रखो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा हमेशा +7 लिखो, हमेशा +7. ओके, हैंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज = +7. ठीक है, हमेशा याद रखो +7 होगा. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ. आइए, दिक्कत तो आई गेस आपको हो नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको डाउट को सॉल्व कर रहा हूँ. देखो, सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7, हमें बोला गया है क्रोमियम का Cr का निकालो चार्ज, ऑक्सीडेशन, चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर. सोडियम क्या है? एल्कलाई मेटल, हमेशा +1 होता है इसका चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर. और ऑक्सीजन का कितना होता है? हमेशा -2. तो यहाँ पर सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, तो चार्ज भी कितना होगा? 2 × 1. चार्ज 1 है, एक एटम का 1 Na एटम का चार्ज है +1, तो 2 Na एटम का चार्ज कितना होगा? +2. ओके, तो यह होगा 2 × 1 प्लस क्रोमियम का चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x माना था, ऑक्सीडेशन नंबर को. तो 2 क्रोमियम के एटम्स हैं, तो 2 क्रोमियम के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2x. ओके, और प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 7 एटम्स का कितना होगा? इट विल बी 7 × -2. और ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, = 0. इट इम्प्लाइज 2 × 1 × 2 + 2 × x means 2x -14 = 0. From here 2x = 12, which implies x = +6. So oxidation number, hence oxidation number of Cr = +6. ठीक है, +6 बोलना है आपको. ओके, +6 बोलना है. अच्छा भाई, कुछ और करते हैं अभी. SO4 2-, ये करके दिखाओ कैसा होगा. तो देखो, हमें बोला गया है सल्फ़र का निकालो, सल्फ़र का निकालो. तो सल्फ़र का निकालना है तो x मान लिया. ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है -2 हमेशा, एक्सेप्ट दैट ऑक्सीफ्लोराइड्स एंड पेरिऑक्साइड्स. तो
यहाँ पर ऑक्सीजन का है -2, तो सल्फर के कितने एटम्स है? एक, तो ओनली x होगा प्लस ऑक्सीजन का -2 है, कितने एटम है? 4, तो 4 इंटू -2 इक्वल टू क्या दूँ? 0 दूँ या कुछ और? यहाँ पर हमें देना पड़ेगा -2। क्यों? बिकॉज ओवरऑल चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है -2। अगर कुछ गिवन नहीं होता तब हम 0 देते, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्योंकि -2 गिवन है तो हमें -2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ नया था, मैंने आपको बता दिया। तो x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। hence oxidation number of S means sulfur is +6। ठीक है, वैसे तो हमें पता था कि S मतलब सल्फाइड होता है और सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन यहाँ पर +6 है। ओके, तो कंपाउंड टू कंपाउंड ये चेंज हो सकता है। ओके, अच्छा भाई, समझ में तो आ गया है। ऐसे टाइप का और भी करवाता हूँ। सपोज NH4+ या फिर +1, ठीक है, तो इसका क्या होगा? सपोज मान लिया आपको बोला गया है कि भाई नाइट्रोजन का निकालो, N का निकालो, तो नाइट्रोजन का निकालना है तो X मान लिया। हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, हाइड्रोजन का हमेशा +1, ठीक है, +1। तो नाइट्रोजन का कितने एटम है? एक एटम, तो ओनली X प्लस। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 4, तो 4 इंटू, और चार्ज क्या है? +1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या दूंगा मैं? +1, मतलब ओनली 1। क्यों? बिकॉज ओवरऑल चार्ज ऑलरेडी +1 है, ठीक है, प्लस मतलब और 1 है, +1, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए लिखा नहीं जाता ऐसे, +1। ओके, यहाँ से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू -3। ओके, हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ -3। ओके, मतलब इस कंपाउंड के लिए -3 है, अभी दूसरे कंपाउंड के लिए चेंज भी हो सकता है, तो ये इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। ओके, इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक और एग्जांपल, सपोज CO3 2-। सपोज आपको बोला कार्बन का निकालो, तो कार्बन का निकालना है तो कार्बन तो x, और ऑक्सीजन का कितना होता है जनरली? हमेशा -2। तो कार्बन के कितने एटम से? एक, तो ओनली x प्लस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का चार्ज -2, 3 ऑक्सीजन एटम का चार्ज क्या होगा? 3 इंटू -2, और ओवरऑल चार्ज कितना गिवन है? -2, तो -2 बिठा दो, इक्वल्स टू x -6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +4। तो हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू +4 या फिर 4+। ओके, बस हमें पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होने से तो भाई 4 माइनस होना चाहिए था चार्ज, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज डिफर्स। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई the substances that has undergone oxidation and reduction in the following reactions। पहला रिएक्शन NaCl plus H2SO4 gives Na2SO4 plus HCl। तो एक और बात बोलना चाहूँगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ नेवर ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर एक रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वो कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। तो देखो भाई, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले सोडियम क्लोराइड के साथ था, अभी सोडियम सल्फेट के साथ है, पहले हाइड्रोजन सल्फेट के साथ था, अभी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ है, ठीक है, क्लोरीन या फिर क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इट इज़ नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर लेड मोनोक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके,
इसमें आपको बताना है कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हो, तो ईजी होगा आई गेस। क्लासिकल कंसेप्ट से उतना क्लियर नहीं होगा ना। तो भाई तो ऑक्सीजन का हमें पता है। अच्छा, हमें नहीं पता कि भाई लेड का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, हमें तो ऑक्सीजन का पता है। ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है। ओके, हमेशा -2 होता है। ओके नाइस, ठीक है। तो लेड का कितना हो, तो भाई इसको x मान लो, x मान लो, तो x प्लस -2, ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए था, 0। फ्रॉम हियर x इक्वल टू +2, ठीक है, +2 या फिर 2+। तो लेड का वैलेंसी कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, ठीक है। ओके, कार्बन का देखो, कार्बन क्या अकेला है, अकेला है, और अकेला मतलब इसका ओवरऑल चार्ज 0, आपको याद रखना है। ओके, ओवरऑल चार्ज मतलब 0, क्योंकि अकेला है। अगर कोई कंपाउंड के साथ होता, कोई किसी के साथ कंपाउंड में होता, तब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते थे, क्योंकि अभी अकेला है, और अकेला होगा मतलब कि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा इसका। सिमिलरली लेड भी क्या है, यहाँ पर अकेला है, तो इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। अभी देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड में है, तो इसका चार्ज हो सकता है। तो कार्बन का हमें नहीं पता, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन का ज़रूर पता है। ऑक्सीजन का कितना है, -2, ठीक है। लेकिन -2 सिर्फ एक एटम का है, यहाँ पर 2 है। ओके, यहाँ पर 2 है। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम का -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 एटम्स का कितना होगा, -2 × 2 मतलब -4, ठीक है। तो यहाँ पर ये -4, कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो कार्बन का कितना होगा, इसको x मान लो, तो x प्लस -4 इक्वल टू 0, ठीक है। -4 कैसा आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, इसको x मान लो, तो x प्लस एक एटम का चार्ज -4 है, सॉरी, एक एटम का चार्ज -2 है, 2 एटम का कितना होगा, +2, सॉरी -4, तो x प्लस 2 × -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए था, 0। तो फ्रॉम हियर x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। तो कार्बन का चार्ज कितना है, सॉरी चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। अभी सबका हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल चुका है, और ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हुआ तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज़ हुआ तो रिडक्शन। लेड से चेक करते हैं। लेड का पहले ऑक्सीडेशन नंबर था इतना, +2। राइट हैंड साइड में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो डिक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या होगा, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नथिंग बट रिडक्शन, इट इज़ रिडक्शन। समझ में आया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। फिर अभी देखते हैं कार्बन का। कार्बन यहाँ पर देखो, कार्बन का यहाँ पर चार्ज है, सॉरी अरे यार, ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ओके, यहाँ पर कार्बन का कितना है, +4 है। ओके, +4 है, तो 0 से 4 हुआ है, मतलब क्या, इंक्रीज़ हुआ है। +4 हुआ है मतलब क्या, इंक्रीज़ हुआ है। और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स व्हाट, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स oxidation, means oxidation. Okay, it is oxidation, because यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हुआ है। ओके, इसको भाई एक साथ मत लगाओ, इसको यहाँ पर रखता हूँ। ओके, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इसमें भी लिखना पड़ेगा ना कि कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो लेड मोनोऑक्साइड हुआ है रिड्यूस्ड, ठीक है, बिकॉज इसका रिडक्शन हुआ है। और कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 3, एमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स एमोनियम क्लोराइड। तो NH3 एमोनिया गैस जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एमोनियम क्लोराइड मिलता है। तो देखते हैं भाई, ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है कितना होगा, +1,
हमेशा +1। तो नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं कैसे, ये x होगा तो x प्लस यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम से, तो 3 × 1 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x होगा -3। तो नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3। ओके और एक्चुअली यहाँ पर हो गया +3, ठीक है, क्योंकि 3 एटम्स का है ना। तो यहाँ पर -4 कर लो। ओके अच्छा, -4 हो चुका है। हाइड्रोजन का पता है +1। ओके तो क्लोरीन का निकाल सकते हैं, इसका x होगा तो 1 + x कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x का वैल्यू -1। ओके तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर NH4Cl है। ओके हाइड्रोजन का पता है और क्लोरीन का भी पता चल गया हमें, ठीक है, हाइड्रोजन का पता है, क्लोरीन का भी पता चल गया है। यहाँ पर देखो -1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा +1 एक एटम का, तो 4 एटम का हो जाएगा +4। समझ में आया, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, तो 4 हाइड्रोजन एटम से यहाँ पर है, तो 4 का होगा +4। क्लोरीन का कितना होगा, -1 है क्लोरीन का। अभी नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं कैसे, x प्लस 4 प्लस -1 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, x प्लस 4 -1 इक्वल 0, x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल टू -3। तो यहाँ से ये मिल गया हमें -3। ओके -3 हो गया। अभी देखते हैं कि इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज़ हुआ। NH3 नाइट्रोजन का देखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का देखो यहाँ पर -3 है, राइट हैंड साइड में भी -3 है, ठीक है, नो चेंज। तो ये तो एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पर भी +3 है, हाइड्रोजन का यहाँ पर +4 है। ओके अच्छा, तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, मतलब सिर्फ रिडक्शन हुआ है, सॉरी सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन भी चाहिए हमें, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए होंगे। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर सिर्फ रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन रेडॉक्स नहीं कहेंगे हम। ओके तो यहाँ पर सिर्फ हमें रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन हाँ, सिर्फ ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का +4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर Cl का -1, यहाँ पर Cl। तो देखो भाई, हमें तो दिखा भाई सिर्फ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को नहीं दिखा, और रिडक्शन नहीं है मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन दिख रहा है, मतलब रिडक्शन नहीं है, मतलब ये रेडॉक्स नहीं है। समझ में आया, रेडॉक्स में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना रेडॉक्स नहीं कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आज का वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, बट क्या करें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेडॉक्स। ओके ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या आपको आता है या नहीं। ओके तो Cl2 है, अकेला है तो चार्ज 0, Br2 है, अकेला है तो चार्ज 0, ये तो पता चल गया। Na Na क्या है, एल्कलाई मेटल, और एल्कलाई मेटल का हमेशा +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो Br का कितना होगा निकाल सकते हैं, या x होगा, तो 1 + x इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x होगा -1, तो यहाँ पर Br का होगा -1, ठीक है। यहाँ पर Na एल्कलाई मेटल +1, Cl का कितना होगा देख लेते हैं, x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, यहाँ पर हो गई है -1। तो देखते हैं क्या हुआ है। Cl का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, राइट हैंड साइड में जाने के बाद Cl का -1 हुआ है, तो क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इट इज़ रिडक्शन। तो यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। इसके बाद अभी सोडियम का चेक करते हैं। सोडियम का यहाँ पर +1 है,
यहाँ पर भी +1 है, तो सेम ही है, ठीक है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी बी आर का चेक करते हैं, बी आर का है यहाँ पर -1, राइट हैंड साइड में जाने के बाद यहाँ पर 0 हुआ है, तो -1 से 0 हुआ है, मतलब क्या, इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज -1 और 0 में से बड़ा कौन है, 0, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। So this is the end of this very lengthy video.